तो मेरे भाइयों फाइनली मैंने नहा लिया है, बस यही बताने आया था मैं, और कुछ ऐसा खास नहीं बताना था। और अल्टीमेटली आज ये फाइनल वीडियो है। कल फिर सुबह तुमसे 8 बजे मुलाकात होगी सुबह। बस मैं यही चाहता हूँ, ऐसा रिस्पॉन्स लगातार देते रहो, लाइक्स देते रहो जितने ज़्यादा हो सकते हैं। और जितने ज़्यादा लोगों से तुम शेयर करोगे ना, पता है ये कम्युनिटी कॉमर्स की और ज़्यादा डेवलप होगी। वरना माफियाज को तो तुम जानते हो भाई, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, अपना काम चला ही रहे हैं, अपना बिजनेस चला ही रहे हैं। लेकिन अगर इस लेवल ऑफ क्वालिटी के एजुकेशन को तुम्हें प्रमोट करना है तो भैया जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। हम ही लोग वो हैं जो गलती करते हैं और ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, और अगर तुम कर दोगे तो भाई तुम भी जानते हो तुम और हम कहाँ पहुँच सकते हैं। तो भाई मिलता रहूँगा तुमसे, तब तक के लिए आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। कैसे हैं दोस्तों? सर झमाझम एकदम। हाँ तो सर मैं भी एकदम झमाझम हूं। अब आज हम अपने प्लेज का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कंसाइनमेंट चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आपके सिलेबस के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई ये जो लेक्चर है ना, अगर तुमने इसको डिटेल में देख लिया तो तुम कहीं से कह ही नहीं पाओगे कि ये रिवीजन सीरीज है, क्योंकि हम इतने इन डेप्थ गए हैं, इतने इन डेप्थ, सो दैट जब तुम इंटर में आओ ना कि सीए इंटर करना है, तो तुम्हें क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑलरेडी पता हो कि तुम्हें कहाँ और क्या चूज करना है और कहाँ पैसा सही लगाना सही रहेगा। सो बिलीव मी एंड ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो जो ये महीनों की या सालों की मेहनत है ना, क्योंकि ये वीडियो जो तुम देख रहे हो सुबह से, जो तुमने 3 वीडियो देखे, इट टुक अस 1 वीक, एक हफ्ता पूरा लगा है इनको रिकॉर्ड करना, एडिट करना और तुम्हारे सामने लेके आने में। अगर सिर्फ इन 3 वीडियोस की बात करूं, और ऐसा पूरा 20 डेज प्लेज है, दैट मीन्स ये 1 साल की पूरी मेहनत है। तो बस तुम लोग को एहसास कराना चाहता हूं कि वही रगड़ा पिटा जो भी तुम्हारे पास कंटेंट आता है उसे देखना बंद करो एंड स्टार्ट बिलीविंग इन क्वालिटी। जो लोग तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं क्वालिटी के लिए दिन रात, वो देखो यार, तो एंजॉय करो मस्ती से, और लाइक किए बिना मत जाना मेरे भाइयों। और हाँ, मैंने क्या कहा है, व्यूज बढ़ते रहना चाहिए, और दोस्तों में फूफा चाचा नाना ताऊ नानी जो भी है शेयर कर देना बस। धन्यवाद। तो अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करें उससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया था एक बार जल्दी से रिकैप ले लेते हैं। सरकार, कंसाइनमेंट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शन जहां पर हम खुद माल ना बेचते हुए अपने एजेंट के थ्रू माल बेचते हैं। ऑल्दो सारे खर्चे, सारी इनकम, सारे रिस्क, सारे रिवॉर्ड सब मेरा, और सिर्फ कंसाइनी का कमीशन। कंसाइनी हमारा एजेंट है और उसके थ्रू माल बिकेगा। तो जब माल बिकेगा और उस बिजनेस का हम प्रॉफिट निकालना चाहेंगे तो डेफिनेटली हमको खाते बनाने पड़ेंगे। तो सरकार, कंसाइनमेंट बिजनेस से रिलेटेड क्या खाते आपको बनाने पड़ेंगे? तो सर हमने डिस्कस किया कि उसके लिए हमारे सामने 4 खाते आएंगे, यानी इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर वी हैव टू प्रिपेयर 4 अकाउंट्स टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ कंसाइनमेंट। पहला खाते का नाम है रेंचो। हाँ, और उसके फिर साथ में कौन कौन है? सर राजू और फरहान। अच्छा, तो जो रेंचो है उसका नाम क्या है? सर वो है कंसाइनमेंट अकाउंट। ये हमारा मेन हीरो है, यानी एग्जाम में 90% टाइम एग्जामिनर सिर्फ यही पूछेगा। कभी कभार उसने बोला नहीं आपको तो राजू और फरहान भी बताने हैं, तो ठीक है भैया राजू और फरहान भी जाएंगे, वैसे भी एक के साथ 2 फ्री हैं। तो सरकार यहां पहला खाता कौन सा? कंसाइनमेंट अकाउंट। दूसरा खाता गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये राजू है, ठीक है। और तीसरा फरहान खाता, सर ये कौन है? कंसाइनी अकाउंट, ठीक है सरकार। और बोलो सर, 2-3 खाते और खोलेंगे, जैसे वो बायरस हो गया, मिलीमीटर हो गया, ऐसे खाते भी खुलेंगे जरूरत पड़ने पर। जैसे नमक स्वाद अनुसार होता है ना, ऐसे ही क्वेश्चन में अगर रिक्वायरमेंट आई तो आपको 2 खाते और खोलने पड़ेंगे। एक खाता है और वो है आपका कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। कौन सा? कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। ये कौन है? सर ये मिलीमीटर है अपना। और सर बायरस कहां है ना? बायरस का नाम है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो कितने खाते मैक्सिमम खुल सकते हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर? तो सर एक, राजू नहीं, रेंचो कौन है? सर कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर राजू कौन है? सर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सर फरहान कौन है? सर फरहान है कंसाइनी अकाउंट। चौथा हमारा मिलीमीटर, और मिलीमीटर कौन है? कंसाइनमेंट डेटर। और 5वां बायरस लग गया, कौन है बायरस? सर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। फिर इसके बाद हमने कंसाइनमेंट अकाउंट में, क्योंकि वो हमारा मेन हीरो है, रेंचो है वो, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या क्या कंपोनेंट डेबिट होंगे और क्या क्या कंपोनेंट क्रेडिट होंगे वो भी डिस्कस कर लिया था। बस एक सिंपल सा तो रूल है यार सरकार, इसमें कौन सा याद करने लायक है? सारे खर्चे डेबिट, सारी इनकम क्रेडिट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट। और वो जो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट हम बनाते हैं उसमें जो लाइन खींचते हैं जो ट्रेडिंग और पीएनएल को अलग करता है, बस वो लाइन हटा दो।
तो जो इकट्ठा स्टेटमेंट बना वो आपका कंसाइनमेंट अकाउंट हो गया। यानी यहां पर हमको ट्रेडिंग और P&L जैसा कुछ नहीं बनाना, एक ही खाता बनाना है और उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों खर्चे आएंगे। सर उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इनकम आएंगी, उसमें ओपनिंग स्टॉक भी आएगा और क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा। ठीक है सरकार। तो चलिए अब हम आज उन सारे खर्चे, इनकम जिनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है, आज उसकी अकाउंटिंग, आज उसकी लेजर पोस्टिंग की बात करते हैं और एंट्री की बात करते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज की एंट्रीज आपके बहुत काम की हैं, क्योंकि आपके 10 में से 6 नंबर सिर्फ इसी में आएंगे और 4 नंबर किसके आएंगे सर? वो आएंगे हमारे अगले लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मालिक सुनो बहुत ध्यान से, एकदम कान लगा के। हम जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे तो मालूम है कंसाइनमेंट अकाउंट में 750 ग्राम एंट्री है और 250 ग्राम कॉन्सेप्ट है। अब वो 250 ग्राम कॉन्सेप्ट क्या है? तो उस कॉन्सेप्ट के नाम पे सिर्फ 3 चीजें हैं जो इस पूरे चैप्टर को क्रिटिकल बनाती हैं। एक है आपका वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आप ये मान के चलिएगा कि ये आपके हर क्वेश्चन में आएगा। यानी अगर कंसाइनमेंट का कोई क्वेश्चन है तो ये पॉइंट आएगा ही आएगा। दूसरा है स्वाद अनुसार, नमक स्वाद अनुसार। हाँ वैसे ही अगला कैलकुलेशन होगा आपका एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। और तीसरा जो हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा वो होगा कमीशन। तो पूरे कंसाइनमेंट चैप्टर में ये सिर्फ 3 कैलकुलेशन, अकाउंटिंग नहीं बोल रहा, अकाउंटिंग बहुत सिंपल है इसकी, 3 कैलकुलेशन है जिसमें पूरी कंसाइनमेंट की जान बसती है। यानी ये वो कंसाइनमेंट का राक्षस का तोता है जिसमें जान बसी है, यानी इसकी गर्दन मरोड़ी, कंसाइनमेंट खत्म। ठीक। अब सर यहां पे क्या लिख रहे हैं आप? तो यहां पर है साहब कंसाइनमेंट की एंट्रीज, और एंट्रीज वाला पार्ट मैं ऐसा बेहतरीन करवा दूंगा आपको कि आपको कोई सोते में थप्पड़ मार के उठा के पूछे चल बता एंट्री क्या है, तो तुम तोते से चालू हो जाओगे। यस मतलब कौन सी एंट्री चाहिए बताओ, अभी बताते हैं। तो एंट्री 1 मिनट का काम है, 1 मिनट का काम है, वो हम बहुत आराम से कर लेंगे। मेजर फोकस है हमारा इस पूरे चैप्टर में इस पार्ट पर। अगर ये हमने कर लिया तो मतलब कंसाइनमेंट आपके आराम से मुट्ठी में आ गया। ठीक। तो अभी मैं पहले ये डिस्कस कर रहा हूं कि एंट्रीज क्या क्या होंगी। बहुत ज्यादा रीजनिंग हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट है। हाँ लेकिन वो सारी चीजें जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है वो 100% कवर हो जाएंगी, ये पक्का है। तो चलिए सरकार एंट्रीज की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है? सर इट इज अ P&L अकाउंट, इट्स ए नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल का रूल क्या है? सारे खर्चे डेबिट और सारी इनकम क्रेडिट। फिर मैंने एक बात और जोड़ी कि सरकार P&L और ट्रेडिंग को मिक्स कर दो, मर्ज कर दो, तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट बन गया। अब बताओ अपने ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या क्या लिखते हैं? आप भी बताओ क्या क्या लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में? सर ट्रेडिंग अकाउंट में बताओ ना क्या लिखते हैं। तो सर एक सबसे पहले ट्रेडिंग में क्या आता है? यस, ओपनिंग स्टॉक। तो सर सिमिलरली यहां पर भी अगर हमारा ये कंसाइनमेंट का बिजनेस 1 साल से ज्यादा पुराना है और लास्ट ईयर कंसाइनी कुछ माल नहीं बेच पाया, तो वो माल लास्ट ईयर का खर्चा नहीं, असेट बनी थी। क्लोजिंग स्टॉक बोला था हमने उसको, और आज इस साल अब वो स्टॉक बिकेगा तो कमा के देगा तो कंसाइनमेंट में उसका क्रेडिट मिलेगा। तो सरकार उसकी लागत डेबिट करना पड़ेगी। तो मालिक सबसे पहला डेटा कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा ओपनिंग स्टॉक। चलो लिख देते हैं। अब ये जो ओपनिंग स्टॉक है इसके रिस्पेक्ट में 2 एस्पेक्ट बन सकते हैं। अभी हम उन एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं तो इसलिए मैंने उसके ऊपर स्टार लगा दिया। हम आराम से इस स्टार को कहीं कोने में चमकाएंगे, बेहतरीन चमकाएंगे, टेंशन मत लो। अभी बस इतना लिख दिया, टू ओपनिंग स्टॉक। अच्छा बताओ, ये तो एक चीज हो गई। अगर कंसाइनमेंट में माल बेचना है तो साल भर में क्या इससे काम चल जाएगा क्या? सोचो जरा, कंसाइनी को साल भर माल बेचना है तो ये तो 100 यूनिट पड़ी है मान लो, तो क्या 100 यूनिट से साल भर चल जाएगा क्या? नहीं ना, एब्सोल्युटली नहीं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो हमें उसको और माल भेजना पड़ेगा और बार बार भेजना पड़ेगा। साल में 10 बार, 20 बार, 50 बार, जैसी डिमांड आई वैसे भेजना पड़ेगा। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस अकाउंट का रोल होता है, क्या करते हैं सरकार? ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस डेबिट करते हैं ना। सिमिलरली परचेस क्यों डेबिट करते हैं? क्योंकि सर वो खर्चा है हमारा। तो सिमिलरली कंसाइनमेंट अकाउंट में जो माल बेचने के लिए भेजा वो कंसाइनमेंट का खर्चा है और उसका नाम क्या रखा है? तो उसका नाम है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर से एक बार, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। यानी सर ये तो एक खाता और बनेगा। हाँ यस, ये वही खाता है। कौन सा? राजू। हाँ ये राजू है, ए राजू, हाँ वही। तो
एंट्री क्या होगी? मैंने पहले ही बोला सारे खर्चे डेबिट, तो ये भी तो खर्चा है और खर्चा है तो डेबिट, तो क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब मालिक यहां पर भी एक छोटा सा पेच फंस सकता है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। चलो, तो उसके लिए मैंने हैशटैग लगा दिया, हैशटैग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, अब ये दो चीजें हो गई आपके कंसाइनमेंट अकाउंट में, एक आ गया ओपनिंग स्टॉक और एक आ गया जो हमने माल भेजा। क्या इस माल में पैर लगे हैं? 11 नंबर की साइकिल से क्या ये लखनऊ अपने आप पहुंच जाएगा चलते चलते? नहीं ना, तो इसको भेजना पड़ेगा। और भेजेगा कौन? तो भेजेगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कहां बैठा है? इंदौर में। तो इंदौर में वो जाएगा ट्रांसपोर्टर के पास, या वो जाएगा रेलवे के पास, या वो जाएगा एयर कार्गो के पास, और उनको ये माल हैंडओवर करेगा और बोलेगा मालिक मेरा ये माल लखनऊ पहुंचा दो ना। तो लखनऊ पहुंचाने के लिए वो सामने वाला जो कैरियर है, या तो फिर वो रेलवेज हो, या फिर वो ट्रांसपोर्टर हो, या फिर वो एयर कार्गो हो, वो उनसे क्या मांगेंगे? सर भाड़ा, फ्रेट। अच्छा, तो मतलब कंसाइनर एक भाड़ा पे करेगा, फ्रेट पे करेगा। अच्छा, रास्ते में कभी दुर्घटना हो गई और सारा माल निपट गया, तो कौन नुकसान उठाएगा? कंसाइनर। तो हम पहले बोल चुके हैं कि सारे खर्चे, सारे रिस्क, सारे रिवॉर्ड, सब कुछ कंसाइनर का, यानी मेरा। तो मैं जब माल भेज रहा हूं तो इस बात की रिस्क है, भले 0.001% है, लेकिन रिस्क तो है कि रास्ते में दुर्घटना हो गई, चोरी हो गई, कुछ भी हो गया, तो नुकसान तो मेरी माथे आएगा ना, रसीद तो मेरी फटेगी। तो मैं उस रसीद को फाड़ने से बचाने के लिए छोटा सा प्रीमियम देके इंश्योरेंस करा लेता हूं। टेक्निकल नाम है ट्रांजिट इंश्योरेंस। अच्छा, मेरी दुकान से ट्रांसपोर्टर तक क्या मैं ये माल अपने कंधे पे लेके गया था? नहीं ना, तो निश्चित है इसके लिए मैंने कुछ लोडिंग करा होगा, कुछ हमाली दी होगी। हाँ सर, वो भी दी है। तो ये सारे खर्चे मैंने करे क्यों? सर ताकि मेरा ये क्यूटी पाई माल कहां? लखनऊ पहुंच जाए। तो इस खर्चे को कौन कर रहा है? सर मैं। तो जेब किसकी लगेगी? गांधी जी किसके जाएंगे? सर मेरे जाएंगे। और किसके जाएंगे? तो चलो हम एंट्री कर लेते हैं। एंट्री क्या होगी? सर खर्चा किसका है? मेरा। और कौन सा बिजनेस का है? नॉर्मल या कंसाइनमेंट? सर कंसाइनमेंट। तो फिर डेबिट द कंसाइनमेंट अकाउंट। ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिव टू कंसाइनमेंट बिजनेस शुड बी डेबिटेड। तो एंट्री हो जाएगी। तो टू कैश और बैंक अकाउंट, और यहां पर मैं प्यार से नरेशन लिख देता हूं, कंसाइनर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अब सरकार हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में 3 चीजें आ चुकी हैं। पहला, वो माल जो कंसाइनी के पास लास्ट ईयर ही बिना बिका पड़ा था, तो वो इस साल बिकेगा, तो वो इस साल का खर्चा माना जाएगा। 2, मैंने इस साल बेचने के लिए और माल भेजा और भेजा और भेजा, मैंने कहा बेच भाई, तू बेच और कमा, और मुझे भी कमा के दे। 3, माल भेजने का खर्चा, क्योंकि माल अपने आप लखनऊ नहीं पहुंचेगा। अब इतना करके माल पहुंचा दिया लखनऊ, तो लखनऊ में माल में फिर से पैर लग जाएंगे क्या, जो ये चलते 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 मेरे कंसाइनिंग दुकान तक पहुंच जाएगा? नहीं ना। तो मैं जैसे ही माल भेजूंगा या माल जैसे ही पहुंचेगा तो मैं फोन उठाऊंगा, बोलूंगा ओए कंसाइनी, ए एजेंट सुन। बोलेगा जी मालिक, मैंने माल भेज दिया है, ट्रांसपोर्ट पे जाके उठा ले। तो वो भागते भागते पहुंचा ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्टर से बोला जी मेरे प्रिंसिपल ने कुछ माल भेजा है मेरे लिए, प्लीज दे दो ना। वो बोला ठीक है मैं दे देता हूं, लेकिन कंधे पे उठा के तुम लेके जाओगे या कुछ हम मालों को लाओगे? तो वो कंसाइनी क्या बोलेगा? हम मालों को लाऊंगा, मैं कोई बाहुबली थोड़ी हूं। तो हम माल लेकर आ गए। फिर इसके अलावा जब मैंने माल छुड़ाया, मैंने मतलब मेरे कंसाइनी ने माल छुड़ाया, तो वहां पे उसको क्लियरिंग चार्जेस देना पड़े, फिर टेम्पो का खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, ये सब खर्चा कहां पर होगा? ट्रांसपोर्टर के यहां पे। ठीक, इतना खर्चा जब करेंगे तो ये माल अब छोटे हाथी में बैठ के कहां जाएगा? यस, कंसाइनी की दुकान तक। यानी अब ये माल बिकने के लिए उपलब्ध हो चुका है, फीता कट गया है, यानी अब इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये माल बिक सकता है। लेकिन वहां तक पहुंचाने के लिए खर्चे कौन कौन से हो गए? तो सर 1, जो माल भेजा उसकी खुद की कॉस्ट। 2, जो मैंने बीइंग द कंसाइनर प्रिंसिपल खर्च किया इंदौर से लखनऊ भेजने के लिए। और 3, जो लखनऊ में मेरे एजेंट ने उस माल को छुड़ाने के लिए खर्चा किया है। तो सरकार, हमने बोला ये कंसाइनमेंट का खर्चा है, यानी मेरा खर्चा है, सारे खर्चे मेरे, सारे खर्चे मेरे, सारी रिस्क मेरी। तो खर्चा तो मेरा है, लेकिन क्या पेमेंट मैंने करा? नहीं, बिल्कुल नहीं, और करूंगा भी नहीं। मैं कंसाइनी को बोलूंगा कि भाई तू पेमेंट कर, और जब हम हिसाब करने बैठेंगे तो तुझे मैं इसका क्रेडिट दे दूंगा, तुझे मैं इसका एडजस्टमेंट दे दूंगा, अभी तू पे कर दे, रिएंबर्समेंट बाद में ले लेना। जब भी खर्चा होगा,
जब भी खर्चा होगा, बचपन से पढ़ रहे हैं मालिक, जब भी खर्चा होता है तो या तो असेट्स कम होती है, कैश कम होता है, या लायबिलिटी बढ़ती है। तो आज मैं क्या करूंगा, खर्चा बुक करूंगा और एक लायबिलिटी बुक करूंगा। क्यों करूंगा सर बुक? क्योंकि यहां पर पैसा मैंने नहीं दिया। जैसे इंदौर में खर्चा हुआ तो मैंने पैसा दे दिया, लेकिन आज ये खर्चा करने के लिए मैं लखनऊ नहीं जाऊंगा, तो जो लखनऊ में बैठा है उससे बोल दूंगा और ये बोल दूंगा कि बाद में रिएंबर्समेंट तुझे मिल जाएगा। तो खर्चा मेरा, लेकिन पे उसने करा, तो एंट्री क्या होगी सर? खर्चा अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। अच्छा, वैसे लायबिलिटी किसके लिए सर? उस प्राणी के लिए। क्या नाम है उसका? कंसाइनी। तो खर्चा अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। अच्छा, ये खर्चा जाएगा कहां सर? खर्चा है कंसाइनमेंट बिजनेस का, तो डेबिट कर दो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। तो सरकार एंट्री क्या होगी? मालिक इसमें कौन सी दम है? एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। तो चलो लिख देते हैं। अच्छा मालिक, ये और सुनो, ये जो हम कंसाइनी का खर्चा बोल रहे हैं, क्या कंसाइनी सिर्फ इतना ही खर्चा करेगा या और करेगा? सर और भी करेगा। जैसे 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 सर दुकान का किराया, सैलरी, इंश्योरेंस, रेट्स एंड टैक्सेस, अपना एडवर्टीजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, ढेर खर्चे करेगा, मतलब ढेर अपरंपार खर्चे। लेकिन उस खर्चे में और इस खर्चे में क्या अंतर है, जो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो सरकार एक ही अंतर है, कुछ खर्चे वो हैं जो माल दुकान में पहुंचने के बाद खर्च हुए, और कुछ खर्चे वो थे जो माल दुकान पहुंचाने तक खर्च हुए, और इन्हीं खर्चों को किए बिना माल बिक नहीं सकता। तो इसलिए हमें इन दो तरह के खर्चों में डिफरेंशिएशन करना है, सो दैट हमें क्लियर रहे कि कौन से खर्चे ऐसे हैं जो माल को बिक्री योग्य बनाने तक खर्च हुए हैं, और कौन से ऐसे हैं जो माल दुकान में पहुंचने के बाद खर्च हुए हैं। समझो समझो, सांभड़ मालिक, ऐसा हिसाब है कि अगर हम इन्वेंट्री याद करें, सर इन्वेंट्री, हाँ इन्वेंट्री में बोला था कि वो सारे खर्चे जो इन्वेंट्री को सेलेबल बनाने तक खर्च होंगे वो इन्वेंट्री कॉस्ट का हिस्सा होंगे। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कंसाइनी के खर्चे दो कैटेगरी में बढ़ जाएं। एक वो जो माल दुकान तक पहुंचाने के लिए खर्च हुए हैं, तक तक तक, हाँ, और फिर उसके बाद बाद और बाद। तो जो तक 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 हैं वो इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे। तो इसको हम बोलेंगे टेक्निकली डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक और नाम है इसका, उर्फ, उर्फ लगा के बोलते हैं ना, हाँ, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उर्फ उर्फ उर्फ, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, उर्फ एक और नाम है नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस। तो मैं यहां पे जब मैं लिख रहा हूं कंसाइनमेंट अकाउंट में टू कंसाइनी, तो मैं एक ही बार लिख रहा हूं कंसाइनी। अब इसके इनर कॉलम में मैं लिखता जाऊंगा कि खर्चे का नेचर क्या है। जैसे अभी जो खर्चा हमने डिस्कस किया वो कौन सा था? डायरेक्ट खर्चा। तो क्या आ जाएगा? तो डायरेक्ट खर्चे का मतलब क्या हुआ सर? वो खर्चे जो माल को दुकान तक लाने के लिए खर्च हुए, जिसको खर्च किए बिना माल दुकान तक नहीं पहुंचता, और अगर माल दुकान तक नहीं पहुंचता तो बिक भी नहीं पाता, यानी दे आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और क्या नाम है इसका? सर इसका नाम है नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। और क्या नाम है इसका? सर इसका नाम है नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, और जो खर्चे करे वो भी कंसाइन नहीं कर रहा है, हाँ, हिसाब करेंगे तब पेमेंट कर देंगे, उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो बताओ, अब जो उसने खर्चे करे क्या हमें उसका क्रेडिट देना पड़ेगा कि नहीं? देना पड़ेगा, बट ऑब्वियस। तो चलो दे देते हैं, लेकिन इन खर्चों को नाम को चेंज करेंगे। हाँ, नाम चेंज तो करना पड़ेगा। क्या नाम रखें इसका? सर इनका नाम रखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे P&L में इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां आते थे? जीपी निकलने के बाद। सिमिलरली ये भी वही खर्चे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या क्या है सर? ढेर सर, ढेर ढेर अपरंपार। किराया आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा, इंश्योरेंस आ जाएगा, रेट्स एंड टैक्सेस आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, कैरेज आउटवर्ड आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, ढिमका आ जाएगा, लेसन आ जाएगा, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। क्या बोलेंगे इसको? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या इसके भी और नाम है? हाँ है ना, इसका एक और नाम है रेकरिंग एक्सपेंसेस, एक और नाम है सेलिंग एक्सपेंसेस। तो इसको भी लिख देते हैं। चलो लिखते हैं। अब मालिक एक बात और सुनो, क्वेश्चन में दो पैटर्न होंगे। एक क्वेश्चन होगा जो ये बोलेगा कंसाइनर ने इतने खर्चे करे और कंसाइनी ने इतने खर्चे करे। इतने इतने अच्छा नहीं लग रहा, चलो कंसाइनर इनकर्ड ₹50,000 एंड कंसाइनी इनकर्ड ₹75,000। हम पूछ रहे हैं भाई आप बताओ तो सही कि 75,000 का ब्रेकअप क्या है? सर ब्रेकअप तो हम पूछते ही नहीं किसी का, फिर भी बताओ तो सही ब्रेकअप क्या है। क्वेश्चन चुप, बोल ही नहीं रहा, काहे का ब्रेकअप? बोले नहीं हम ब्रेकअप नहीं करते। अब तो ऐसे केस में अब आप क्या मानोगे कि ये खर्चे डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं? डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं? तो मालिक, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट,
If question do not provide the breakup of expenses incurred by the consignee, then always ध्यान से सुनो, always consider them as indirect expenses. यानी आपको ये मानना है, ये नहीं मानना है. तो अगर क्वेश्चन ब्रेकअप खर्चों का देगा तो फिर आप देख लो कि इसमें डायरेक्ट कौन से, इनडायरेक्ट कौन से, और आप देखते से पहचान जाओगे, यार ये चिंटू है, ये मिंटू है, बिल्कुल चिंकी है कि मिंकी है, पहचान जाओगे. लेकिन अगर ब्रेकअप ना दे तो हमेशा मानना है कि सारे खर्चे इनडायरेक्ट हैं. चलो सर, अब बोलो, माल दुकान तक पहुंच गया, दुकान पर बने खर्चे भी कर लिए, अब इतना करने के बाद आएगा क्या? सर आएगा ना पैसा, रेवेन्यू. तो मालिक रेवेन्यू जिसके लिए सारी आपाधापी चल रही है, जीवन की मारामारी चल रही है, चलो तो उसको कमाते हैं. तो कंसाइनी ने माल बेचा. याद है वो साइलेंसर वाला भाषण जिसमें वो लाइब्रेरियन दुबे वायरस के कान में बोलते हैं कि सर बोल बो रहे हैं, शब्द मेरे हैं. सिमिलरली बेच कंसाइनी रहा है लेकिन शब्द मेरे हैं. यानी कंसाइनर का माल बिक रहा है, कंसाइनर ही बेच रहा है, बस सामने हाथ किसके हैं? कंसाइनी के. अब लेकिन समस्या क्या है? बेच तो कंसाइनर रहा है लेकिन पीछे किसके पास आए? धन किसके पास आया? सर धन आया हमारे कंसाइनी के पास. अच्छा, वो धन था किसका? सर मेरा. लेकिन मिला किसको? कंसाइनी को. तो अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर. अरे वाह, डेबिट द रिसीवर. तो हम रिसीवर को डेबिट करेंगे यानी कंसाइनी को डेबिट करेंगे. हाँ सर. अच्छा ये क्या है? सर इनकम है. अच्छा मालिक बताओ, कंसाइनी को पैसा मिला, ठीक है, कंसाइनी डेबिट. और ये है क्या? सोचो क्या है? कंसाइनमेंट की इनकम, कंसाइनमेंट बिजनेस की इनकम. क्या डिस्कस किया था अपन ने? सारे खर्चे कंसाइनमेंट के डेबिट होंगे, तो कंसाइनमेंट की इनकम कंसाइनमेंट खाते में क्रेडिट होगी. तो इसे अब कंसाइनमेंट खाते में क्रेडिट किया जाएगा. चलो सरकार, तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट. सुनो दोस्त, सुनो, ये तो अपने लिख दिया क्योंकि इसमें पैसा आया था. अगर कंसाइनी ने माल उधार बेचा तो क्या? सोचो, अगर ये माल कंसाइनी ने उधार बेचा तो क्या ये डेटर कंसाइनी का है या मेरा कंसाइनर का है? सरकार आपने तो पहली बार से बोला है कि भैया जो भी खर्चा है, जो भी इनकम है, जो भी रिस्क है, जो भी रिवॉर्ड है, जो भी है सब कंसाइनर का है और कंसाइनी का तो कमीशन है. तो फिर ये डेटर कंसाइनी का कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब अगर कंसाइनी ने माल उधार बेचा है तो एक्चुअली वो मैंने बेचा है कंसाइनी के थ्रू. तो ये डेटर किसके हैं? सर मेरे. तो सर सेल की एंट्री क्या करते हैं? नॉर्मल डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल. तो वही एंट्री यहां करना है. बस मैं अपने नॉर्मल डेटर और कंसाइनमेंट के डेटर को अलग कर पाऊं, इसके लिए इनके आगे, नाम के आगे श्रीमान, श्रीमती, डॉक्टर, सीए लिखना पड़ेगा. तो इनके आगे लिख देना कंसाइनमेंट डेटर डेबिट टू कंसाइनमेंट की इनकम है तो टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट. ठीक है मालिक, तो लिख लेते हैं बाय कंसाइनमेंट बाय कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट. अब लेकिन यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है. ट्विस्ट क्या है वो सुनना. पहले मैं यहां पर कुछ लिखना चाहता हूं, लिख दूं? हाँ सर लिख दो ना. पहले मैं लेकिन यहां पर कुछ लिखना चाहता हूं, लिख दूं मालिक? हाँ लिख दो सरकार. क्या लिखा मालिक? इफ नो डेल क्रेडिटर कमीशन इज गिवन. सर अब ये कौन सी बला आ गई? है एक बला, अच्छी बला है, सुंदर बला है. सुनो, लेकिन कमीशन मिलता है कंसाइनी को माल बेचने के लिए, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन. अब लेकिन समस्या क्या है? भाई लखनऊ में माल बेच रहा है, नवाबों का शहर, आदाब. हाँ, हमारे ब्याह पर बेच रहा है, हाँ, हमारी रिस्क पर बेच रहा है. इंपॉर्टेंट है, इस बात पे वजन दिया जाए, हमारी रिस्क पर बेच रहा है. भाई ने छापने हैं जबरदस्त कमीशन, तो उसने क्या करा? धमाधम दपादप पूरा माल बेच दिया और चिल्ला के बेचा. आओ माल लेके जाओ, पैसे हो तो दे जाओ, नहीं हो तो खा जाओ. और पूरा माल बेच दिया. किसकी रिस्क पे? मेरी रिस्क पे. और फिर बाद में बोल रहे माल पूरा बिक गया, सरकार कमीशन लाओ. अब मैंने उसको कमीशन दे दिया. अब मैं बोल रहा हूं भैया पैसे. बोले केड़े पैसे? वो तो आपके डेटर थे. मैं कहा हूं? मैं तो कहीं हुई नहीं ना, ये तो आपका डेटर है, आप जानो. फंस गया मैं, कहीं क्या नहीं रहा. मतलब जो पैसा था वो डूब गया और ऊपर से कमीशन भी बटा और ऊपर से वो तमाम खर्चे भी करे और कहीं के नहीं रहे. बड़े बेआबरू होके
बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से निकाले गए, टीम टाइम उठा के वापस आ जाऊंगा अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं अपने कंसाइनी को स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं कि बॉस उधार माल नहीं बिकेगा। कंसाइनी बोल रहा है सरकार अगर उधार नहीं बिकेगा तो फिर तो माल ही नहीं बिकना ज़्यादा, तो मैं आपका एजेंटगिरी छोड़ता हूं, मुझे नहीं बेचना आपका माल, माल बिकेगा ही कहाँ अगर आप उधार नहीं बेचोगे तो। अब मैंने बोला यार लेकिन मालिक एक बात समझो ना, अगर माल उधार बेचता हूं तो सेल बढ़ती है। बोले हाँ, और लेकिन सेल बढ़ती तो मेरी रिस्क बढ़ती है, माल तुम ठिकाने लगा रहे हो, मैं तो जानता भी नहीं हूं किसको माल बेचा, और कल को अगर वो डूब गए तो नुकसान तो मेरा, तुम तो हाथ खड़े कर दोगे। बोले 6 सर, निपट तो मैं जाऊंगा, मैं तो कहीं का नहीं रह जाऊंगा। तो सरकार, एक बहुत सिंपल सी बात है, मैं या तो क्रेडिट सेल डिसअलाउ करता हूं, सिर्फ नगद बेचो, कम कमाएंगे लेकिन चलेगा। कंसाइनी बोला लेकिन मैं कम नहीं कमाऊंगा। तो मैंने बोला देख भाई अगर तू ज्यादा कमाना चाहता है तो कमा, मेरी रिस्क बस तू उठा ले, ये मैं अपनी रिस्क की टोकरी तेरे हाथ में दे देता हूं, तू संभाल। उधार बेचना है बिंदास बेच, कलेक्शन की जिम्मेदारी तेरी, डूबे तो तेरा नुकसान, फिर मैं नहीं भुगतूंगा, अलाउ कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बेच उधार, लेकिन फिर पूरे पैसे लाके तुझे देने पड़ेंगे। तो कंसाइनी बोला चलो दूंगा, लेकिन इसके लिए मेरी मेहनत और बढ़ जाएगी, तो मुझे इसके लिए और कमीशन चाहिए। तो अब अगर इस पर्पस के लिए जब मैं अपने कंसाइनी को कमीशन अलाउ कर रहा हूं तो इसको बोलते हैं डेल क्रेडर कमीशन, यानी बाय अलाउइंग डेल क्रेडर कमीशन सेल इज प्रमोटेड, फर्स्ट रिस्क ऑफ बैड डेट हैड बीन एलिमिनेटेड एंड इज टू बी टेकन बाय द कंसाइनी इटसेल्फ। तो अगर कंसाइनी को हम डेल क्रेडर कमीशन अलाउ कर रहे हैं तो जैसे ही सेल होगी, फिर चाहे वो क्रेडिट हो या कैश हो, मैं पूरे अमाउंट से कंसाइनी को डेबिट कर दूंगा। यानी मैं तो मान लूंगा कि पूरा माल बिक गया और पूरा पैसा कंसाइनी के पास आ गया। यानी कल को अगर बैड डेट हो जाए, कल को अगर डिस्काउंट देना पड़े, तो अब वो सारे ठीक रहे, कंसाइनी के सिर पे फूटेंगे, मेरे सिर पे नहीं फूटेंगे। और उन सबके बदले में मुझे क्या देना पड़ेगा? कमीशन। कौन सा? डेल क्रेडर कमीशन। तो यहां क्या लिखा मालिक? क्रेडिट सेल इफ डेल क्रेडर कमीशन इज अलाउड। यानी कैश और क्रेडिट भूल जाओ ना सर, टोटल सेल लिख दो। हाँ, यानी कंसाइनी को अगर मैं डेल क्रेडर कमीशन दे रहा हूं तो मुझे फिर बाइफरकेशन की जरूरत नहीं है कि कैश सेल है या क्रेडिट, मैं टोटल सेल के लिए कंसाइनी को डेबिट मारूंगा। यानी नगद बेचा तो मेरा पैसा आपके पास पड़ा है, उधार बेचा तो आपको ही कलेक्ट करना है, मेरी जवाबदारी नहीं है, तो मैं पूरे अमाउंट से कंसाइनी को डेबिट कर दूंगा। लेकिन अगर डेल क्रेडर कमीशन नहीं मिल रहा है तो फिर मैं कंसाइनी को सिर्फ कैश सेल से डेबिट करूंगा, और उधार सेल के लिए मैं अपनी बुक्स में अपने डेटर रेज करूंगा और उनका नाम क्या रखूंगा? कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। हाँ, कल को जब इस डेटर से कलेक्शन प्राप्त होगा, तब ये पैसा किसको मिलेगा? सर कंसाइनी को। तो तब मैं कंसाइनी को डेबिट करूंगा, अभी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तो वो मेरे डेटर है। हाँ, जब उनका पैसा कंसाइनी कलेक्ट करेगा तब अपन कंसाइनी को डेबिट करेंगे। ठीक है, अब आगे सुनो। अगर कंसाइनमेंट में डेल क्रेडर कमीशन नहीं है तो उधार सेल के लिए डेटर मेरी एसेट है, और अगर उसमें से कुछ खराब हो गए, बैड हो गए, कुछ को डिस्काउंट देना पड़ा, तो वो खर्चा किसका? सर मेरा। कौन से बिजनेस का? सर कंसाइनमेंट बिजनेस का। तो फिर मैं क्या करूंगा? सर उसे भी कंसाइनमेंट खाते में डेबिट करूंगा। तो मालिक एक नाम और आ गया, टू कंसाइनमेंट डेटर, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? बैड डेट और डिस्काउंट। अब बताओ ना मालिक, क्या सब लिख लिया? सब हो गया या कुछ बचा है? मालिक, इस पूरी घटना में कंसाइनी का सबसे बड़ा लालच क्या था? कमीशन ना, वो तो तक आया ही नहीं। अब सवाल उठता है साहब कि क्यों नहीं आया? तो मालिक पहले सेल बुक करोगे तभी तो कमीशन आएगा। तो अभी हमने क्या बुक करा? सेल। तो इस सेल पे जितने % से भाई का एंटाइटलमेंट है वो हम कैलकुलेशन करेंगे और उसका फिर कमीशन ड्यू करेंगे। अब वो कमीशन मालिक कंसाइनमेंट बिजनेस का खर्चा है, तो कंसाइनमेंट खाते में डेबिट होगा, और मिलना किसको है? वही भाई को, कंसाइनी को, जिसका हम ऑलरेडी खाता डेबिट करके बैठे। तो इनर कॉलम में एक लाइन और जोड़ दो, और वो क्या जोड़ेंगे मालिक? कमीशन, और इसका टोटल आउटर कॉलम में भेज दो। ओके मालिक। तो अब कंसाइनी अकाउंट को मैंने कंसाइनमेंट में 3 चीजों के लिए डेबिट में लिखा है। 1 उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 2 उसके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और 3 उसका कमीशन। और बोलो मालिक। बोले बढ़िया, आप बताओ। अरे यहां बोलो, कुछ बचा है? हाँ सर,
ट्रेडिंग अकाउंट याद करो सर, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल, क्लोजिंग स्टॉक। तो मालिक मालिक मालिक, ये मेरा माल है जो मैंने कंसाइनमेंट में बेचने के लिए भेजा। इसमें से बहुत सारा माल बिक गया। कुछ माल ऐसा भी तो होगा जो ईयर एंड तक नहीं बिक पाया। हाँ बिल्कुल होगा सर। हाँ, हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि देखो ये वो माल है जो हमने बेचने के लिए भेजा, उसमें से इतना बिक गया। तो सरकार ईयर एंड पर जो माल नहीं बिक पाया, अब उसको क्या मैं खर्चा बोलूंगा इस साल का और इस साल के डेबिट में पड़े रहने दूंगा? सर अगर ऐसा किया तो वो माल इस साल तो बिका नहीं, लेकिन उसकी लागत तो डेबिट में आ गई, और अगर मैंने उसका करस्पॉन्डिंग क्रेडिट नहीं लिया तो इस साल के लाभों पर ही उसकी पूरी कॉस्ट चार्ज हो जाएगी। तो सर ये तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की गड़बड़ी है, क्योंकि अब ये माल इस साल तो नहीं बिका, अगले साल बिकेगा, और अगले साल बिकेगा तो रेवेन्यू अगले साल आएगा। तो जब रेवेन्यू अगले साल आएगा तो खर्चा भी अगले साल बुक करना चाहिए। तो फिर इस माल में से जितना माल ईयर एंड पर नहीं बिक पाया, जितना माल ईयर एंड पे नहीं बिक पाया, उतना माल मैं ट्रेडिंग अकाउंट जैसे यहां पर भी क्रेडिट करूंगा। और एंट्री क्या करूंगा? एंट्री होगी, बोलो बोलो, एंट्री क्या होगी? जैसे ट्रेडिंग में करते हैं क्रेडिट, यहां पर भी क्रेडिट। एंट्री होगी कंसाइनमेंट क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। चलो लिख लेते हैं। अब मालिक ये स्टॉक लिख तो लिया, लेकिन याद रखना इन्वेंट्री चैप्टर भी है अपने सीए फाउंडेशन में, और उसमें बोला गया है कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस। ये भी तो अपनी इन्वेंट्री है। तो आपको ईयर एंड पे ये असेसमेंट करना पड़ेगा कि जो इन्वेंट्री हमारी कॉस्ट पर पड़ी है, मान लो 1 लाख, तो कल जब ये बिकेगी तो क्या ये 1 लाख या उसके ऊपर बिकेगी? अगर हाँ तो कॉस्ट पे कंटिन्यू कर लो। लेकिन अगर 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 ये माल हमें लगता है कि कुछ डैमेज हो गया है, आउट ऑफ डेट हो चुका है, शायद ये भी उस प्राइस पे नहीं बिक पाएगा, तो फिर उस केस में अगर हमको इस पे कोई लॉस होने वाला है तो वो लॉस हम अभी से बुक करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक को फिर एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर वैल्यू करेंगे। ठीक है, चलो मैं लिख लेता हूं। अब बोलो मालिक, अब कुछ छोड़ा आपने? नहीं, अब तो सब आ गया। देखो ओपनिंग स्टॉक आ गया, माल की कॉस्ट आ गई, भेजने के खर्चे आ गए, छुड़ाने के खर्चे आ गए, दुकानदारी चलाने के खर्चे आ गए, कमीशन बांट दिया, बैड डेट भी लिख ली, सेल लिख ली, सब तो लिख लिया। अब क्या जान लोगे बच्चे की? चलो ले लेते हैं, एक लास्ट एंट्री और बचेगी अगर वो क्वेश्चन में हुई तो, और वो है आपका लॉस। याद करो याद करो याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट हम क्या करते थे कि अगर कोई लॉस होता था, डैमेज होता था, चोरी होती थी, या तो उसको परचेस में से माइनस करते थे और नेट परचेस ट्रेडिंग में डेबिट करते थे, या फिर ट्रेडिंग क्रेडिट करते थे। सिमिलरली 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 जो माल मैंने भेजा उसकी कॉस्ट तो आ गई है कंसाइनमेंट के डेबिट में। अब यहां पे तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंटिंग में प्लस माइनस नहीं होते, एंट्री होती हैं। तो यहां तो अब स्कोप खत्म हो गया। अब एक ही स्कोप बचा है कि इस साल अगर कोई माल हमारा लॉस होता है, और कौन सा लॉस, अब इतना समझ लो, एबनॉर्मल लॉस होता है, क्योंकि अगर नॉर्मल लॉस है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर नॉर्मल लॉस है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, इससे ज्यादा अभी नहीं सुनना आपको। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस होता है तो उसकी कॉस्ट को आप यहां से बाहर निकालोगे, क्योंकि अब वो जो लॉस है वो मेरे कंसाइनमेंट बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो असामान्य है, हो गया, हर बार नहीं होगा। तो इट इज नॉट अलाउड टू अफेक्ट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ कंसाइनमेंट बिजनेस। तो मालिक समझ लो अच्छे से, नॉर्मल लॉस है, अकाउंट्स में उसकी कोई जगह नहीं है, वो सब एडजस्टमेंट में चला जाएगा। लेकिन अगर एबनॉर्मल लॉस है तो उससे हम इस कंसाइनमेंट बिजनेस के नेट प्रॉफिट को अफेक्ट करने नहीं देंगे, क्योंकि वो माल जो एबनॉर्मली लॉस्ट हो गया उसकी कॉस्ट यहां पड़ी है कंसाइनमेंट के डेबिट में, और अगर उसका करस्पॉन्डिंग क्रेडिट नहीं लिया तो उस नुकसान का इफेक्ट, क्योंकि माल तो बिकने से रहा और क्लोजिंग स्टॉक में भी नहीं है, तो डेबिट तो है और क्रेडिट उसका मिला नहीं, तो वो क्या खा जाएगा? मेरा प्रॉफिट। और जबकि वो कंसाइनमेंट बिजनेस का अब खर्चा नहीं रहा। तो फिर जितनी कॉस्ट का एबनॉर्मल लॉस हुआ है, कीप माय वर्ड्स, रिपीट माय वर्ड्स, जितने कॉस्ट का एबनॉर्मल लॉस हुआ है उतनी कॉस्ट को कंसाइनमेंट खाते से बाहर निकालें और एबनॉर्मल लॉस खाते में भेज दें। यस, वही वायरस अकाउंट। हाँ, तो एंट्री क्या होगी? सर लॉस बुक कर रहे हैं, अकाउंट डेबिट। लॉस कैसा है? सर असामान्य, भयानक है। ओके, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय हमेशा एट कॉस्ट। अब सरकार अब मत बोलना कि कुछ बचा है। हाँ चलो, नहीं बचा है। अब इस सबको जब नेट किया, खर्चे लिख दिए डेबिट में, इनकम लिख दी क्रेडिट में, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया क्रेडिट में, अब कुछ छोड़ा क्या? सर नहीं। तो फिर
नॉमिनल अकाउंट क्या देगा सर? बॉटम लाइन, जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, प्रॉफिट या लॉस, दोनों हो सकते हैं। हो सकता है शुरुआती वर्षों में लॉस हो, हमारे तो टारगेट प्लान बड़े हैं, तो हो सकता है कि भविष्य में हम कमा लेंगे, अभी लॉस हो गया। तो अगर 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 कंसाइनमेंट खाते के क्रेडिट में इनकम है और इनकम ज़्यादा है और खर्चे कम हैं, तो बैलेंसिंग फिगर में आएगा नेट प्रॉफिट। और उल्टा हुआ, खर्चे ज़्यादा और इनकम कम, तो आएगा लॉस। वैसे जनरली प्रॉफिट ही होता है, तो प्रॉफिट होगा तो आप क्या लिखोगे? इस खाते को बंद करोगे, तो कंसाइनमेंट खाते के डेबिट में निकल के आया प्रॉफिट, जाएगा कहाँ सर? घर के P&L में, और उसको क्या बोलोगे? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री क्या घूमी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कब? व्हेन क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, और मैंने यहां पे लिख दिया बैलेंसिंग फिगर्स, ठीक है। और इसका उल्टा हुआ तो सर, इसका उल्टा हुआ तो लॉस हो जाएगा और अपोजिट साइड एंट्री हो जाएगी, और आप क्या लिखोगे? बाय जनरल P&L अकाउंट। और इसके साथ ये कंसाइनमेंट अकाउंट समाप्त हुआ। तो मालिक अब बचते हैं दो खाते, ऑल्दो ये दोनों खाते एग्जाम में 99% चांस है कि नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अगर 1% आ गए और मैं आपकी गाली नहीं खाऊं, इसके लिए बस ये करवा देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, बाकी एग्जाम में नहीं आएगा, ये मुझे पता है। कौन कौन से दो खाते हैं सरकार? एक गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, जिसमें आप ऑलरेडी 2 एंट्री डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ एक एंट्री बची है। 2 एंट्री कौन सी डिस्कस कर चुके हैं? पहली, जब हमने कंसाइनमेंट में माल भेजा तो आपने लिखा था कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, तो आज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में क्या जाएगा? बाय कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है सरकार। अब अगर ये माल मान लो 1 लाख का है और हमारे कंसाइनी को इसमें से कुछ माल पसंद नहीं आया, जो उसके नहीं चलना था, तो उसने माल वापस भेज दिया, तो अभी जो एंट्री करी उसका बिल्कुल उल्टा गुड्स रिटर्न की एंट्री हो जाएगी। अभी क्या एंट्री करी? कंसाइनमेंट डेबिट टू गुड्स सेंट, तो इसका उल्टा कर दो, गुड्स सेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। मान लो वो 5,000 का माल वापस किया, हमने 5,000 लिख दिए, और क्या लिखें? टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब ध्यान सुनना, बस ये सुनना ध्यान से। 1 लाख का माल भेजा, 5,000 का वापस आ गया, तो नेट कितना माल मैंने कंसाइनी को इस साल भेजा? सर 95,000 लिख देता हूं। अभी 95,000 का जो माल भेजा कहां से? सर हमारे कॉमन स्टॉक से। तो ये 95,000 का जो माल भेजा, वो भेजा कहां से? सोचो, बताओ कहां से भेजना चाहिए? अपने पास कोई टकसाल तो है नहीं, माल भेजने की एक ही जगह, कहां से? सरकार, हमारे ट्रेडिंग में जो ओपनिंग स्टॉक पड़ा था और जो हमने परचेस किया था, वहीं से ही हम खुद बेचेंगे और वहीं से ही भेजेंगे। तो वो पड़ा कहां है? सर ट्रेडिंग के डेबिट में। वो पड़ा कहां है सरकार? ट्रेडिंग के डेबिट में। तो अब हम क्या करेंगे? जितना माल उस कॉमन माल में से हमने अपने नॉर्मल बिजनेस के बजाय कंसाइनमेंट में बेचने के लिए भेजा, उतने अमाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा और गुड्स एंड खाते को डेबिट किया जाएगा। यानी ये गुड्स एंड खाते की टर्मिनेशन एंट्री हो गई। इस एंट्री से खाता बंद हो जाएगा और ट्रेडिंग में क्या आ जाएगा कि भैया हमने अपने कुल स्टॉक में से इतनी कॉस्ट का माल कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए भेजा है। तो क्या एंट्री लिख दूं? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक। और इसके साथ गुड्स सेंट खाता बंद, बस इतना ही है। अब कौन सा खाता आ रहा है सरकार? अब कौन सा खाता आ रहा है? तो ये आ रहा है कंसाइनी अकाउंट। अब इस खाते में क्या आएगा सरकार? तो सरकार पहली बात, कंसाइनी इज अ पर्सनल अकाउंट, तो बस पर्सनल अकाउंट का रूल दिमाग में लगाते जाओ, अपने आप एंट्री होती जाएंगी। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब सोचो जरा कौन कौन से ट्रांजैक्शन में कंसाइनी गिवर था। जैसे कंसाइनी ने माल छुड़ाया, गिवर, क्योंकि पैसे उसने दिए, और वो क्या बोला था अपन ने उसको? हिसाब बाद में करेंगे। फिर उसने दुकान चलाने के खर्चे करे, ऑपरेटिंग खर्चे, हमने क्या बोला? हिसाब बाद में करेंगे। तीसरा, उसने हमसे कमीशन कमाया। ये 3 ट्रांजैक्शन से हमने कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करा था, ये बोलते हुए कि तीनों कंसाइनमेंट के खर्चे हैं और इन तीनों के पीछे कंसाइनी था। तो कंसाइनी अकाउंट में वी विल क्रेडिट बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, और इनर कॉलम में क्या लिखेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कमीशन। ठीक है मालिक? ठीक है मालिक? हाँ सरकार। अब आगे बोलो। तो उसी कंसाइनमेंट अकाउंट में हमने सेल बुक करी थी। हाँ बिल्कुल करी थी। और वो सेल का पैसा मिला किसको था? सर इसी कंसाइनी को। तो वो पैसा उसका था? नहीं, हमारा था। तो हमने क्या लिखा था? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो अब इस कंसाइनी अकाउंट के डेबिट में क्या आ गया? टू कंसाइनमेंट अकाउंट।
अच्छा, अगर हमने उधार माल बेचा है और डेल क्रेडिटर कमीशन अलाउ किया है तो मालूम है उस केस में भी कंसाइनी ही डेबिट होगा, क्योंकि डेल क्रेडिटर कमीशन देने के बाद अब उधार माल जितना बिका है हम तो पूरे अमाउंट से कंसाइनी को डेबिट मारेंगे, भले ही कंसाइनी वो एक पैसा रिकवर कर पाए या ना कर पाए, क्योंकि उसके लिए ही तो उसको कमीशन मिल रहा है। तो कंसाइनी डेबिट होगा एक कैश सेल के लिए और एक क्रेडिट सेल के लिए। लेकिन क्रेडिट के लिए कब? जब डेल क्रेडिटर कमीशन मिल रहा है। लेकिन अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं मिल रहा तो क्रेडिट सेल हम लेके गए थे कंसाइनमेंट डेटर में, ठीक है। फिर उनसे कलेक्शन आया, वो कलेक्शन का पैसा किसको मिला? किसको मिला? सरकार, कंसाइनी को मिला। तो अब वो रिसीवर है, अब वो रिसीवर है। हां, अब वो रिसीवर है तो क्या एंट्री करेंगे? सोचो सर, डेबिट द रिसीवर। सोचो क्या एंट्री करेंगे? हां तो मालिक, डेबिट द रिसीवर। ओके, तो एंट्री कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट क्रेडिट। ठीक है मालिक, ये एंट्री भी हो गई। और क्या एंट्री हो सकती है? एक आध एंट्री और हो सकती है, सोचो जरा। सरकार 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 सरकार, अगर कंसाइनी ने कुछ माल रख लिया, उसे बहुत पसंद आया, तो वो माल हमारे लिए तो सेल है, तो हम क्या लिखेंगे? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। यानी वो माल बाजार में बेचे या खुद रखे, हमारे लिए तो दोनों का मतलब सेल है। तो एक डेबिट और कंसाइनी खाते के क्या आएगा? टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? गुड्स टेकन ओवर बाय कंसाइनी। और बोलो मालिक, कुछ आ सकता है क्या? हाँ, एक पॉइंट आ सकता है, ऑल्दो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं डेप्थ में, लेकिन अभी बस एंट्री के लिए सुन लो। हम कंसाइनी को माल भेज रहे हैं, कंसाइनी है लखनऊ में, लखनऊ के नवाब साहब हैं और लखनऊ में रहते हैं। हमने उनको 10 लाख का माल भेज दिया, उनने पूरा भेज दिया, और अब हमने बोला मालिक पैसे तो भेजो। बोले हाँ, आके ले जाओ। और जब आके लेके जाओगे तो ध्यान रखना हमारे यहाँ गोमती नदी है, वहाँ पे बहुत सारे लोग तैर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप आए और फिर लखनऊ से जा ही ना पाए, प्यार हो जाए आपको लखनऊ से। मैं डर गया, मैंने कहा यार ये कहीं चमका तो नहीं रहा। मैंने कहा सर सीधे सीधे बोलो ना, पैसे दे रहे हो कि नहीं दे रहे? बोले आओ तो सही, कभी आओ हवेली पे। मैंने कहा नहीं मालिक, मुझे हवेली पे नहीं आना, मैं अपने इंदौर में ही अच्छा हूँ। पैसा डूबने का डर है। वो कंसाइनी है, एजेंट है, मेरा सगा वाला नहीं है, उसे मुंह नहीं दिखाना, लड़की नहीं भी आई उसने हमारे पास, समझो। तो भैया उसको अगर मैं लाखों का माल भेज रहा हूं तो क्या मेरा बनता नहीं है कि मुझसे थोड़ा एडवांस ले लूं? हाँ बिल्कुल ले सकता हूं। तो जब मैं उससे एडवांस लूंगा तो उसने माल नहीं बेचा, अभी एडवांस पहले दे रहा है वो, तो एडवांस देगा तो मेरे पास या तो गांधी जी आएंगे या किसी बैंक का चेक आएगा या वो बिल एक्सेप्ट कर लेगा। वो बिल एक्सेप्ट कर ले मुझे चलेगा, लेकिन कागज पे लिखा होना चाहिए कि इससे मुझे इतना पैसे देना है, ताकि मैं उसको कोर्ट में बुला सकूं। तो कंसाइनी ने मुझे एडवांस दिया, एडवांस में क्या मिला? कैश। सर कैश अकाउंट डेबिट। सर चेक मिला, बैंक अकाउंट डेबिट। बिल मिला, बिल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। इतनी एंट्री कर दी। हाँ, अब जब हिसाब करने बैठेंगे तो इस खाते का जो नेट बैलेंस आएगा उतना अमाउंट हम उसको पे करेंगे या उससे रिकवर करेंगे। अगर पे कर रहे हैं तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर रिकवर कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। एक पॉइंट और बन सकता है लेकिन वो भी डिस्कस नहीं करना है, और वो है एडवांस से रिलेटेड। यानी उसने एडवांस दिया मान लो 100 यूनिट के लिए और 80 बेची, तो अगर वो एडवांस गुड्स के अगेंस्ट है तो अभी हम उसका सिर्फ 80% एडवांस ही एडजस्ट करेंगे, और जो 20% माल अभी तक उसके पास बिना बेका पड़ा है उस एडवांस को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। बस इतना सुन लिया, इससे ज्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि हमें इसको डिस्कस करना है, डेप्थ में डिस्कस करना है। तो सरकार, हमने अपने सारे खाते डिस्कस कर लिए, सारे खाते, कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, ठीक है। तो अब हम इस लेक्चर को यहां पे बाइंड अप करेंगे। दोस्त सुनो, हमारे पूरे कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन और एंट्री, लेजर पोस्टिंग सब हो गया। तो इस वीडियो को हम यहीं रोकेंगे और अगले वीडियो में इसका एप्लीकेशन करके देखेंगे कि मगज में आया कि नहीं। तो अगला वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ये साबित करेगा कि हमने जितना डिस्कस किया वो हमारे दिमाग में, हमारे मगज में, हमारे भेजे में आया या नहीं। तो इस वीडियो के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय।